वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। ओह, आज तो इन्वेस्टिगेशन मूवी है सुपर वाली। तो एक काम करते हैं, जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इन्वेस्टिगेशन में। तो कहानी की शुरुआत में 4 टीनेजर्स को दिखाते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर दीवार पर स्प्रे पेंट से कुछ बना रहे होते हैं। और बीच में ये जो लड़का शान से खड़ा कुछ ड्रॉ कर रहा है ना, इसका नाम है टिन और यही अपनी कहानी का मेन हीरो। अचानक क्या होता है, वहाँ पे पुलिस आ जाती है तो उसके साथी चिल्लाते हैं कि अबे भाग भाग, पुलिस आ गई। ये कहते कहते वो सब तो भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है दोस्तों कि टिम को उनका एक भी शब्द सुनाई नहीं देता क्योंकि हीरो तो अपने हेडसेट में मस्त है और उसमें एकदम लाउड म्यूजिक भी बज रहा है। वो अपना आर्ट पूरा करके मुड़ता है तो वहाँ पर अकड़ कर खड़े होते हैं 2 पुलिस ऑफिसर्स। अब टीम के हाव भाव देखकर लगता है कि वो सरेंडर होने वाला है, लेकिन ठीक उनके पास जाकर वो झट से धक्का देकर दूसरी ओर भाग जाता है और छत से नीचे, फिर दूसरी बिल्डिंग पर कूद कर वहां से किसी और बिल्डिंग पर कूद कर भागना शुरू करता है। लगता है दोस्तों इस तरह के करतब करना उसके बाएं हाथ का खेल है। मतलब यार ये बिना स्पाइडर वेब का स्पाइडरमैन समझो इसको। पुलिस भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस तरह टीम भागते भागते एक डेड एंड पे पहुंच जाता है क्योंकि इसके आगे कूदने के लिए और किसी बिल्डिंग की छत है ही नहीं। फिर भी टीम उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की बालकनी में कूदने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भाई साहब का फोन नीचे गिर जाता है। अब जैसे तैसे वो उस टॉप फ्लोर की बालकनी के अंदर कूदकर उस घर में घुस जाता है जहाँ पे एक बुजुर्ग कपल टीवी देख रहे होते हैं। अब वो दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन तब टीम उनके घर से होकर नीचे की सीढ़ियां उतरने लग जाता है और पुलिस ऑफिसर भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, वो भी उसी घर में कूदकर टिम का पीछा करता है। लेकिन टिम उससे बचकर फर्श से बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर कूदकर दरवाजा बंद कर लेता है। अब ऑफिसर को वो कहीं नजर नहीं आता। लगता है टिम जहाँ कूदा है वो बेसमेंट में बना हुआ कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है। अब वहाँ कोई ड्रिंक उठाकर पीते हुए वो कहता है कि स्टाफ से कि प्लीज इसका बिल आप भर दो। दरअसल यही उसकी माँ है जो यहाँ पे काम करती है। वो कहती है कि बेटा तुम्हारे क्लास टीचर ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि तुम क्लास बंक करके अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते रहते हो। टिम गुस्सा हो जाता है कि उस क्लास टीचर का कोई और काम नहीं है क्या, हमेशा बस आपसे मेरी चुगली करता रहता है। तो माँ कहती है चुगली करने के लिए नहीं, उसने एक खुशखबरी देने के लिए कॉल किया था। अरे तुम्हें पता है मैथ्स में तुम्हारे 100% आए हैं और बेटा तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिली है, आगे की पढ़ाई तुम्हें इस स्कूल में करनी है। कहकर वो उसको एक बहुत ही बड़े स्कूल का नोटिस दिखाती है और टिम सच में यार एकदम से शॉक हो जाता है। और यहाँ पे मूवी का टाइटल TKKG डालकर मूवी जोर पकड़ती है। अब अगले सीन में कैनी नाम के लड़के को दिखाते हैं जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और वो अपने पापा के प्राइवेट जेट में स्कूल आया। बताओ यार क्या अमीरी है। और ये स्कूल बहुत ही बड़ा है दोस्तों, काफी महंगा भी, इसलिए यहाँ सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही पढ़ते हैं। एक आध बार टिम जैसे किसी गरीब या मिडिल क्लास वालों को स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो भी यहाँ पर पढ़ने आ जाते हैं। अब हॉस्टल में कैनी को एक कमरा दिया जाता है जिसे वो टिम के साथ शेयर करेगा। अब कैनी को देखकर टिम कहता है कि आओ यार, क्या तुम ही हो मेरे रूममेट, मेरा नाम है टिम। कहकर वो अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन कैनी जॉर्ज से कहता है ये तो दिखने में एकदम मिडिल क्लास लग रहा है, नहीं नहीं मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, तुम मैनेजमेंट से बात करके मुझे अलग कमरा दिलाओ। पर जॉर्ज टिम से माफी मांगता है और कैनी को समझाता है कि देख बेटा, पहले तो इस स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल था, अब मिला है तो अपनी पूंछ को जरा मोड़ मरोड़ कर यहाँ पे अच्छे से रह लेना, वरना तुम्हारे पापा तुम्हारी पूंछ ही काट देंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो, मैं जल्द ही तुम्हारी फेवरेट सोने की मूर्ति लेकर आ जाऊंगा। फिर वो कैनी से विदा लेता है और जाते जाते टीम से कह देता है कि बेटा इस कैनी की जबान जरा ज्यादा ही चलती है, पर तुम इसकी किसी भी बात को दिल पे मत लेना। अब कैनी अपने बैग को उल्टा करता है तो उसमें से ढेरों चॉकलेट्स गिरते हैं। एक चॉकलेट फर्श पर गिर जाता है जिसे टिम उठाकर देखता है तो उसमें कैनी की फोटो छपी होती है और उसके पापा का साइन होता है। लगता है दोस्तों कैनी के पापा की ही चॉकलेट कंपनी है ये। तो कैनी अपने चॉकलेट्स को शेल्फ पे रखता है। अब टिम के साथ गुजारा करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, तो वो उसके साथ स्कूल में घूमने लगता है। और तब कुछ बड़े लड़के एक छोटे लड़के को बुली कर रहे होते हैं। टिम चिल्लाता है कि अबे अपने साइज के लड़कों को बुली करो, बच्चों को क्यों डरा रहे हो। इस छोटे लड़के का नाम है दोस्तों काल। अब वो लड़के काल को छोड़कर टिम के पास आ जाते हैं और उसका वॉकमैन छीनकर सभी को दिखाते हैं कि अरे ये देखो 21st सेंचुरी में ये बाबा आदम के जमाने का वॉकमैन यूज कर रहा है। अब फिर सभी हंसने लग जाते हैं इस पर। टिम को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि ये मेरे पापा की निशानी है समझो, चुपचाप वापस कर दो। और फिर वो वॉकमैन को एक दूसरे को पास करके खेलने लग जाते हैं। बताओ, टिम गुस्से में उस गैंग के एक लड़के को पकड़कर फर्श पर पिन कर देता है और उससे अपना वॉकमैन छीन लेता है। उस गैंग में गैबी नाम की एक लड़की होती है दोस्तों, जो कि अपनी कहानी की हीरोइन है वैसे। तो वो टिम से पूछती है कि मेरे दोस्त पर हाथ रखने की हिम्मत कैसे भी तुम्हारी है। इतने में वहाँ पे एक टीचर आती है और टिम और कैनी को ले जाकर उसके क्लास टीचर के पास छोड़ जाती है। तो इस टीचर का नाम है पॉल और ये एक हिस्ट्री टीचर है। कैनी कहता है कि मुझे अलग कमरा चाहिए, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। लेकिन पॉल कहता है कि मैंने सोच समझ कर ही तुम दोनों को एक कमरे में डाला है, समझे बेटा, क्योंकि तुम पढ़ाई में कमजोर हो, अपने बाप के पैसों की वजह से तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिला है। लेकिन दूसरी ओर टिम पढ़ाई में तेज है और स्कॉलरशिप
शिप पे यहाँ पर आया है, तो मुझे लगा कि तुम दोनों का कॉम्बिनेशन काफी मजेदार होगा और तुम्हें पढ़ाई में मदद भी मिल पाएगी, इसलिए बहस मत करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। कहकर वो इनकी पढ़ाई की कुछ बुक्स इनकी ओर फेंकता है, जिसे दोनों कैच कर लेते हैं। उस रात दोनों अपने कमरे में आराम से सो रहे होते हैं और तब दोस्तों टिम अचानक जाग जाता है और कैनी का फोन उठाकर उसके फिंगरप्रिंट से उसे अनलॉक करके अपनी माँ को टेक्स्ट कर देता है कि माँ मैं सही सलामत स्कूल पहुंच गया हूँ। दरअसल टिम का फोन तो पुलिस से बचते वक्त उस बिल्डिंग से नीचे गिर गया था, याद होगा आपको, इसलिए उसे कैनी का फोन यूज करना पड़ रहा है। लेकिन तभी कैनी जाग जाता है दोस्तों और अपना फोन छीन कर कहता है, अच्छा तो मेरा फोन चोरी कर रहे थे। टिम कहता है, अबे मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी माँ को टेक्स्ट कर रहा था कि मैं ठीक हूँ। लेकिन कैनी टीचर को कंप्लेंट करने जाता है, पर इतने में दोस्तों को ये आवाज सुनकर दोनों खिड़की की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि बाहर एक फ्लाइट क्रैश हो गया है और पायलट एक पैराशूट में बच निकला। तो टिम तो तुरंत अपना जैकेट पहनकर क्रैश साइट के लिए निकल जाता है। कैनी भी क्रैश हुए उस फ्लाइट को देखने टिम के साथ चला जाता है। वहां पे जाकर ना कैनी को लगता है शॉक, क्योंकि ये उसके पापा की ही फ्लाइट है। दरअसल जॉर्ज कैनी के लिए उसकी फेवरेट सोने की मूर्ति लेकर आ रहा था और तब ये क्रैश हो गया। कैनी घबरा जाता है कि कहीं जॉर्ज को कुछ हो तो नहीं गया। इतने में दोस्तों एक पुलिस कार को आते देखकर दोनों एक और छुप जाते हैं। उस कार से उतरती है गैबी। गैबी एक पुलिस डिटेक्टिव की बेटी है और क्राइम सीन को सील करने के लिए वो उस जगह को चारों तरफ से टेप से कवर कर देती है। तभी झाड़ियों से कोई आवाज सुनकर वो चिल्लाती है कि देखो अंदर जो भी है बाहर आ जाओ, लेकिन ये लोग वहीं पे छुपे रहते हैं। तो वो अपने पापा को बुलाने जाती है। इतने में दोनों बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज चिल्लाओ मत। तो इतने में गैबी के पापा आ जाते हैं और तब कैनी बताता है कि ये मेरे पापा की फ्लाइट है। कहकर वो उन्हें अपना परिचय देता है। डिटेक्टिव फिर गैबी से पूछता है, क्या ये दोनों तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? वो कहती है, फ्रेंड्स तो नहीं, बस हमारे स्कूल में पढ़ते हैं दोनों। अब डिटेक्टिव कहता है कि ठीक है तुम इन्हें संभालो, मैं जाकर फ्लाइट को देखता हूँ। कहकर वो चला जाता है। अब दोस्तों गैबी इन दोनों से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? इतने में वो देखते हैं कि काल हाथ में कोई डिवाइस लिए कहीं जा रहा है और ये तीनों उसका पीछा करते हैं। लगता है काल का डिवाइस उसे किसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है और वो उसी को फॉलो कर रहा है। और फिर वो एक टूटी बिल्डिंग के पास जाकर रुक जाता है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। गैबी पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो काल बताता है कि मेरा ये डिवाइस गोल्ड को डिटेक्ट कर सकता है और ये बता रहा है कि यहाँ पे सोना है। अब ये लोग भी काल के साथ उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ एक बेसमेंट होता है जहाँ जाने के लिए रस्सी की सीढ़ी बनी होती है। तो ये लोग भी सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं। वहाँ पे एक पैराशूट होता है और तब कैनी को याद आता है कि जब फ्लाइट क्रैश हुआ था तो एक पैराशूट दिखा था, मतलब जॉर्ज उसमें बच गया होगा, यानी वो मरा नहीं है। इन्हें एक बॉक्स भी मिलता है दोस्तों, जिसमें जॉर्ज कैनी के लिए वो सोने की मूर्ति लेकर आया था, लेकिन बॉक्स के अंदर वो मूर्ति नहीं होती। फिर वो उस बॉक्स को ले जाकर डिटेक्टिव के हवाले कर देते हैं। अब डिटेक्टिव को शक होता है कि शायद जॉर्ज ही मूर्ति को चुरा कर भाग गया होगा, पर कैनी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जॉर्ज कई सालों से मेरे पापा का वफादार पीए है, उसने चोरी नहीं की होगी। अब इस बारे में पूछताछ करने के लिए ये सभी एक कार में कैनी के घर के लिए निकलते हैं, पर वो काल को छोड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कार के पीछे भागता है कि सुराग निकाला मैंने और मुझे को छोड़कर जा रहे हो। पर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। फिर ये लोग कैनी के घर पहुंच जाते हैं, जहां कैनी अपने घर के नौकरों से इनका परिचय करवाता है। तो घर में उसके पापा की बिजनेस पार्टनर होती है, जो कैनी से पूछती है तुम वापस आ गए बेटा, क्यों? खैर मुझे जाना है, कहकर वो चली जाती है। अब कैनी इनको एक जगह पे लेके जाता है जहां वो मूर्ति रखी हुई थी, जो कि अब खाली जगह है। इतने में कैनी के पापा आ जाते हैं। तो ये लोग बताते हैं कि आपने कैनी के लिए जो मूर्ति भिजवाई थी वो गायब है। तो पापा कहते हैं कि अरे तुम लोग टेंशन मत लो, वो असली सोने की मूर्ति नहीं थी, मैंने नकली बना कर रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था किसी न किसी दिन मेरे नौकरों की नीयत खराब हो जाएगी। अब ये लोग कैनी के पापा को कहते हैं कि मूर्ति ही नहीं जॉर्ज भी गायब है। तो पापा बताते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से घर का सिक्योरिटी सिस्टम बार बार खराब हो रहा था, शायद इन सब की वजह जॉर्ज ही था। पर दोस्तों कैनी तो जॉर्ज की ही तरफदारी करता है कि नहीं नहीं वो ऐसा कभी कर नहीं सकता था, और फिर वो अपनी माँ को पुकारता है। उसकी माँ बाहर आती है, लेकिन उनके साथ उनका नेत्रहीन योगा टीचर और उसकी असिस्टेंट होती है। दोनों बड़े अजीब दिखते हैं दोस्तों। कैनी की माँ भी कहती है कि जॉर्ज चोरी नहीं कर सकता, और फिर कैनी के पापा बच्चों को वापस स्कूल छोड़ने जाते हैं। तो रास्ते में एक वैन रोड को ब्लॉक करके खड़ा होता है। कैनी के पापा कार से उतरकर वैन की ओर जाते हैं। तो इतने में दोस्तों वैन के अंदर से मास्क पहने हुए कुछ आदमी उन्हें घसीट कर वैन में बंद कर देते हैं। अब टीम उन्हें बचाने तो जाता है, लेकिन तभी एक आदमी ना बड़े अजीब तरह के फाइट मूव्स करने लगता है। टीम उस पर हमला करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो टीम के ऊपर से दूसरी तरफ जंप कर देता है। टीम उस पर फिर हमला करने जाता है, लेकिन इस बार वो टीम को उठाकर दूसरी ओर पटक देता है। फिर वो भी वैन की ओर भागता है और पीछे से वैन को एक लात मारकर वो अंदर चढ़ जाता है और गैंग कैनी के पापा को लेकर वहां से रफू चक्कर। लेकिन दोस्तों इसी बीच गैबी उस वैन की जो नंबर प्लेट है उसकी फोटो ले लेती है। जब गैबी के पापा यानी डिटेक्टिव वहां आता है तो वो उसको नंबर प्लेट वाला फोटो दिखाती है।
अब वो उस वैन को तलाशने लग जाते हैं। अब यहाँ स्कूल आने के बाद टिम अपने कमरे में ना वही फाइट मूव्स प्रैक्टिस करने लगता है जो उस गैंग के आदमी ने किए थे। फिर पॉल बच्चों को हिस्ट्री क्लास में कैनी के घर से चोरी हुई उस सोने की मूर्ति के बारे में बताता है कि असल में वो 1928 में चाइना में बनाई गई थी। उस वीडियो में दोस्तों एक फाइट दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी सेम वही मूव्स कर रहा होता है जो कि उस गैंग के आदमी ने किए थे। तो टिम उस फाइट के बारे में पॉल से पूछता है जो बताता है कि नहीं ये एक पुराना चाइनीज मार्शल आर्ट है। फिर वो उस फाइट से रिलेटेड बुक निकालकर टिम को पढ़ने के लिए भी देता है। टिम उसको लेकर कमरे में आता है तो वहां पर कैनी उसको एक नया फोन देता है और कहता है मेरे पापा को बचाने की तुमने कोशिश की, उसके लिए थैंक्स। लेकिन टिम कहता है नहीं यार, मुझे ऐसे कॉस्टली गिफ्ट्स नहीं चाहिए, प्लीज बुरा मत मानना, मुझे ये नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, जरूर जॉर्ज ने ही तुम्हारे पापा को किडनैप किया होगा, पुलिस देखना जल्द ही उसका पता लगा लेगी। पर कैनी कहता है कि और कितनी बार कहूं कि जॉर्ज ऐसा नहीं कर सकता यार, बहुत अच्छा आदमी है वो। अगर पुलिस उसके पीछे जा रही है तो जरूर इस केस में वो गलत दिशा में जा रहे हैं। अब पुलिस इस केस के बारे में क्या जानती है इसका पता लगाने के लिए दोनों गैबी से मिलने के लिए जाते हैं जो कि अपने म्यूजिक क्लास में होती है। और बाहर आकर वो उल्टा कैनी से जॉर्ज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है और कहती है कि मेरे पापा इस केस को देखना जल्दी सॉल्व कर देंगे और तुम्हें तो इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, समझे। ये कहकर वो चली जाती है। अब टिम और कैनी फैसला करते हैं कि ये तो कुछ बताने वाली है नहीं, हमें खुद ही पापा को ढूंढना होगा। ये सोचकर दोनों काल को देखने जाते हैं। उसका कमरा ये दोस्तों किसी साइंस लैब से कम नहीं लगता, यहाँ तक कि उसने लेजर फैंस भी लगा के रखा हुआ है। और जैसे इनका पैर लेजर बीम पर पड़ता है तो पूरे कमरे में अलार्म बजना शुरू हो जाता है। फिर काल बाहर आता है और अलार्म ऑफ करके पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो। टिम कहता है कि यार हमें कैनी के पापा का पता लगाने में तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज। वो कहता है मैं भी उसी केस के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। वैसे पुलिस उस वैन का पता लगा चुकी है जिसमें कैनी के पापा को किडनैप किया गया था। अब दोस्तों उस रात जब सभी सोए होते हैं तो टिम और कैनी अपने कमरे की खिड़की से एक रोप की मदद से नीचे उतर जाते हैं और काल को लेकर पुलिस क्वार्टर्स में चले जाते हैं। पर अब अंदर जाने के लिए इनको एक्सेस कार्ड की जरूरत पड़ेगी। काल कहता है वो तो मैं देख लूंगा और फिर वो अपना लैपटॉप खोलता है और उस लॉक सिस्टम को हैक करके खोल देता है। अब तीनों अंदर घुस जाते हैं। दूसरी ओर गैबी ने कैनी से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उसे वो अपने पापा को बताने लग जाती है। लेकिन डिटेक्टिव उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि बेटा तुम इस केस में मत उलझो, जो करना है मैं और मेरी टीम कर लेंगे, इसमें दखल मत दो तुम। बेचारी गैबी उदास हो जाती है कि पापा मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। तब वो सीसीटीवी पर देख लेती है कि टिम, कैनी और काल पुलिस क्वार्टर्स में घुस गए हैं। डिटेक्टिव भी उसे देखने वाला होता है लेकिन गैबी टीवी को कवर करके खड़ी हो जाती है और कहती पापा आज मैंने नया तुमसे सीखा, और कहती कि पापा म्यूजिक सुनोगे, कहकर वो म्यूजिक बजाने लगती है। इस तरह वो अपने पापा को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। यहाँ टीम की टीम एविडेंस रूम में पहुंचती है दोस्तों और वो उस वैन के अंदर क्लूज ढूंढने लग जाती है। तो ना वैन के साइड में कैनी के पापा ने नाखूनों से खुरीदा होता है। तो काल यहाँ पे एक दिमाग लगाता है, एक पेपर उस पे रखकर पेंसिल से उस पर शेड करने लगता है तो पता चल जाता है उसमें क्या लिखा है। कैनी कहता है ये मेरे पापा की हैंडराइटिंग है और पापा ने दोस्तों उसमें लिखा होता है स्टिक। कैनी कहता है बस क्लू मिल गया। सभी वहां से जाने ही लगते हैं तो एक खतरनाक कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। पर इतने में गैबी आ जाती है और उस कुत्ते को खाना देकर इन्हें चुपचाप वहां से निकाल ले जाती है। अगले दिन से गैबी भी इनकी टीम में हो जाती है शामिल और सभी के सभी काल के कमरे में इस केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो अब गैबी उन्हें बताती है किडनैपर गैंग के एक आदमी ने वैन के दरवाजे पे लात मारी थी, राइट। ये उसका शू प्रिंट है, इस पर बीच में एक डैमेज दिख रहा है, मतलब ये शू जिसका भी है वो भी इस किडनैपिंग में शामिल है। ये लोग भी गैबी को वैन से मिला हुआ क्लू दिखाते हैं जिसमें कैनी के पापा ने स्टिक लिखा होता है। काल कहता है मुझे पूरा यकीन है कि कैनी के घर में काम करने वाला कोई ना कोई तो इस किडनैपिंग में शामिल है। अब कैनी अपने घर के नौकरों के बारे में पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि सभी कई सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। अगर कोई नया आया है तो वो है उसकी माँ का योगा टीचर और उसकी असिस्टेंट। उसे यहाँ पे आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं। कैबी कहती 1 मिनट रुको, तुम्हारे पापा भी कह रहे थे कि पिछले कुछ ही महीनों से घर का सिक्योरिटी सिस्टम बार बार खराब हो रहा है। मतलब अगर जॉर्ज ने तुम्हारे पापा को किडनैप नहीं किया है तो जरूर ये उस योगा टीचर का ही काम होगा। अब हमें बस उस योगा टीचर और उसके असिस्टेंट के शू प्रिंट्स को निकालना है, तभी कंफर्म होगा कि वो किडनैपर्स हैं या नहीं। और अब काल अपना साइंस ब्रेन यूज करके एक कागज तैयार करता है और कहता है कि किसी भी तरह अगर इस कागज पर उन्होंने कदम रख दिया तो उनके शू का प्रिंट इसमें छप जाएगा। अब उस योगा टीचर के शूज का छाप लेने का एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया जाता है। योगा टीचर ने कहने के घर पे एक मीटिंग रखी होती है जिसमें कई लोग आते हैं। तो गैबी टीम को लड़की की तरह ड्रेस करवाकर उसका मेकअप करती है और अब टीम एकदम लड़की दिख जाता है। फिर वो एक मस्त यंग लड़की की तरह मीटिंग को अटेंड करने जाता है। वहाँ कोई टीम को नहीं पहचान पाता। टीम भी वहाँ पे कैजुअली सबसे बातें करके अंदर जाता है और इसी बीच गैबी और काल योगा टीचर की गाड़ी में एक ट्रैकर सेट कर देते हैं। दूसरी ओर दोस्तों मीटिंग होती है शुरू और टीम जैसे तैसे सबकी नजरों से छुपकर योगा टीचर और उसकी असिस्टेंट के सामने वो कागज रख देता है। असिस्टेंट तो उस पे कदम रख देती है। कुछ देर के बाद योगा टीचर भी कुछ कहते हुए आगे आता है और दूसरे कागज पर पैर रख देता है। टीम बड़ा खुश कि चलो दोनों के शो प्रिंट्स मिल गए। इसी बीच जहाँ गैबी और काल
योगा टीचर के कमरे में जाकर उनकी चीजों को टटोल रहे होते हैं। तो उनको पता चलता है कि योगा टीचर का ओरिजिनल नाम कुछ और ही है और वो तो नकली नाम से यहाँ पे रह रहा है। लगता है एक नंबर का फ्रॉड है वो। तीनों अपना मिशन खत्म करके अपने हेड ऑफिस में आ जाते हैं, मतलब काल के कमरे में। अब वो जल्दी से उस शू प्रिंट्स को उस गैंग मेंबर के शू प्रिंट से मैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं होते। मतलब इस एविडेंस से तो ये लोग प्रूव नहीं कर सकते कि योगा टीचर और उसके असिस्टेंट किडनैपर्स हैं। इसी बीच दोस्तों काल उस ट्रैकर को फॉलो करने लगता है जो उसने योगा टीचर की गाड़ी में फिक्स किया था। वो एक जगह पे जाकर बहुत देर रुकी होती है। अब काल कैनी से कहता है कि अगर तुम्हारे पापा को वो लोग किडनैप करके कहीं लेकर गए हैं तो जरूर वो उसी पॉइंट पर होंगे जहां ये गाड़ी रुकी हुई है। सच पता लगाने चारों उस लोकेशन की ओर निकल पड़ते हैं। फिर लंबा रास्ता तय करने के बाद वो उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। इसी बीच योगा टीचर की असिस्टेंट किसी काम से गाड़ी लेकर निकल जाती है और दोस्तों टीम की टीम चुपचाप अंदर जाती है तो घर के बाहर योगा टीचर चेयर पर बैठा बिल्कुल आराम कर रहा होता है। उसके सामने टेबल पर एक चाबी पड़ी होती है। तो टीम की टीम डिसाइड करती है कि घर में इस अंधे योगा टीचर के अलावा और कोई नहीं है, हमें डरने की भी जरूरत नहीं है। यही सोचकर वो दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर फर्श पर बेसमेंट जाने का दरवाजा होता है। चारों मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लॉक्ड होता है और यहाँ बेसमेंट के अंदर दिखाते हैं कि कैनी के पापा को बेसमेंट में ही कहीं छुपा के रखा गया है। उसके मुंह में कपड़ा दबाया हुआ है जिसकी वजह से आवाज नहीं आ पाती। अब टिम और गैबी योगा टीचर के सामने पड़ी उस चाबी को उठाने जाते हैं क्योंकि उसी से बेसमेंट का दरवाजा खुलेगा। तो टिम धीरे धीरे योगा टीचर के पास जाकर चाबी निकालने वाला होता है तो दूसरी ओर घर के अंदर कैनी को एक ऑडियो कैसेट मिलता है जिसे वो टिम के वॉकमैन में डाल देता है। फिर काल को एक जोड़ी कॉन्टैक्ट लेंसेस मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि योगा टीचर अंधा नहीं है और टिम चाबी पर हाथ रखता है तो योगा टीचर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर अपने ग्लासेस उतार कर टिम की आंखों में डरावने तरीके से देखता है। टिम शॉक कि ये अंधा नहीं है क्या। इतने में योगा टीचर की असिस्टेंट भी आ जाती है। अब ये चारों योगा टीचर और असिस्टेंट को घेर लेते हैं और कैनी पूछता है कि तुमने मेरे पापा को किडनैप करके कहाँ रखा हुआ है। तो योगा टीचर चौंकने की एक्टिंग करता है कि ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, मैं तुम्हारे पापा को किडनैप क्यों करूंगा भला। लेकिन गैबी ने पहले से अपने पापा को इस जगह की लोकेशन भेज दी थी और कुछ ही देर में वो दूसरे ऑफिसर्स के साथ स्पॉट पर पहुंच जाता है। फिर वो बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर अंदर देखते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं है यार। डिटेक्टिव कहता है कि फिलहाल तो तुम बच गए लेकिन अगर आगे जरूरत पड़ी तो तुम्हें स्टेशन आना पड़ेगा और तुम अंधे की एक्टिंग करके कैनी के परिवार को धोखा देते रहे लेकिन तुम पर अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं आई इसलिए अभी के लिए तो छोड़ रहा हूँ कहकर वो बच्चों को लेकर चला जाता है। लेकिन यहाँ वो अपनी बेटी गैबी को बहुत डांटता भी है कि मेरे वार्न करने के बावजूद तुम इस मामले में अंदर क्यों आई। स्कूल में भी दोस्तों ये खबर फैल जाती है और स्कूल की प्रिंसिपल इन चारों की क्लास लेती है। खासकर टीम पर इल्जाम लगाती है कि तुम्हारे पिछले स्कूल से हमें रिपोर्ट भी मिली है कि तुम वहाँ भी इस तरह की हरकतें करते रहे। अरे तुम बाकियों को भी बिगाड़ रहे हो क्या। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मैं तुम्हें अभी टीसी देती हूँ, घर जाओ यहाँ से। तो टिम भी गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है और अपनी चीजें पैक कर रहा होता है। अब कैनी भी उससे माफी मांगता है कि यार मुझे नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी और टिम जो पहले गुस्से में था वो उस पर बरस पड़ता है कि तुम्हारे पापा को ढूंढने के चक्कर में मेरी पढ़ाई गई। मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि उस योगा टीचर ने तुम्हारे पापा को किडनैप किया होगा। वो जरूर वो जॉर्ज ने किया है, इसलिए तुम उसकी तरफदारी करना बंद करो और पुलिस को अपना काम करने दो प्लीज। और कैनी ने टिम को जो फोन दिया था नया, शुरू में तो टिम ने उसको लेने से इनकार कर दिया था लेकिन लगता है बाद में उसने कैनी से वो फोन ले लिया था और जाने से पहले टिम वो फोन कैनी को वापस करते हुए कहता है कि आइंदा कभी मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। कहकर टिम चला जाता है। अपने शहर लौटकर टिम अपनी माँ को सब बता देता है कि माँ मेरे साथ ऐसा हो गया। उसकी माँ भी बड़ी दुखी होती है कि बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया। बताओ। दूसरी ओर काल अपने कमरे में सो रहा होता है कि अचानक उसके सिस्टम पर एक अलार्म बजता है। वो उठकर देखता है तो पता चलता है कि योगा टीचर की गाड़ी उस लोकेशन पे खड़ी है जहाँ शुरुआत में काल अपना वो गोल्ड ट्रैकिंग डिवाइस लेकर गया हुआ था। अब काल को शक होता है कि योगा टीचर की गाड़ी वहां कर क्या रही है, कहीं सच में योगा टीचर ही किडनैपर तो नहीं। और उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा बेसमेंट था जो कि ऐसे कामों के लिए परफेक्ट जगह है। तो काल तुरंत अपना बैग पैक करके उस बिल्डिंग की ओर निकल जाता है। यहाँ कैनी अपने पापा के साथ खिंचवाए गए फोटोज को देख रहा होता है। एक फोटो में टिम का क्लास टीचर पॉल पापा के पास खड़ा होता है और पॉल की शर्ट पर स्टिक लिखा होता है। कैनी के पापा ने वैन में यही शब्द तो लिखा था दोस्तों। तो क्या पॉल ही किडनैपर है। नहीं ये कैसे हो सकता है। यही सारी बातें सोचकर वो इस बारे में बात करने के लिए टिम को कॉल करता है लेकिन टिम तो फोन वापस करके चला गया था, इसलिए वो तुरंत गैबी को कॉल करता है लेकिन वो म्यूजिक क्लास में होती है और कॉल नहीं उठाती। दूसरी ओर टिम अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलकर दीवारों पर स्प्रे पेंट से ड्रॉ कर रहा होता है जो कि लीगल है। तब वहाँ पे कैनी आ जाता है और कहता है कि मैंने किडनैपर का पता लगा लिया है। हमारे क्लास टीचर पॉल ने ही मेरे पापा को किडनैप किया है
कहकर वो टिम को वो फोटो दिखाता है जिसमें पॉल उसके पापा के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन यार पुलिस मेरी बात नहीं मानेगी, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। और टिम कहता है मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता। पहले तुमने कहा कि योगा टीचर किडनैपर है, अब कहते हो कि पॉल किडनैपर है। अरे तुम्हारी वजह से मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, प्लीज चले जाओ यहाँ से। कैनी भी उदास होकर अपनी कार लेकर वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच टिम अपना वॉकमैन ऑन करता है, पर कैनी ने उसमें योगा टीचर के कमरे से मिला हुआ एक कैसेट रख दिया था। है दोस्तों, याद है ना? वही कैसेट वो प्ले करता है। उसमें योगा टीचर और पॉल की आवाजें सुनाई देती है। मतलब अगर ये दोनों फ्रेंड्स हैं तो जरूर इन दोनों ने मिलकर कैनी के पापा को किडनैप किया होगा। और क्योंकि पॉल ने टिम को मार्शल आर्ट्स के बारे में काफी कुछ बताया था, उसे एक बुक भी दी थी, तो उस दिन टिम को जिसने सड़क पर उठाकर दूर पटक दिया था वो जरूर पॉल ही होगा। और जब टिम को ये सब याद आता है तो वो तेजी से भागकर कैनी की कार को रोककर अंदर बैठ जाता है। दूसरी ओर कार्ल उस पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां योगा टीचर और उसके असिस्टेंट उस बिल्डिंग के अंदर जा रहे होते हैं। कार्ल देखता है कि वहां पॉल कोई ड्रोन ऑपरेट कर रहा है। असल में दोस्तों उस सोने की मूर्ति का इतिहास पॉल जानता है, मतलब उसी को चोरी करने के लिए पॉल ने इतना बड़ा प्लान बनाया। कार्ल सीधे उसी के पास चला जाता है इससे पहले कि पॉल उसे कुछ करता। कार्ल जिससे अस्थमा प्रॉब्लम है वो अपने इनहेलर का मेडिसिन उस पर स्प्रे करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल उसके इनहेलर को नीचे नेट पे फेंक कर कार्ल को उठाकर लेकर जाता है। इसी बीच दोस्तों टिम और कैनी गैबी को भी पिकअप कर लेते हैं और तीनों कार्ल के कमरे में आते हैं, लेकिन वहाँ पे कार्ल नहीं होता। लेकिन उसकी फाइंडिंग्स वगैरह को देखकर वो गेस कर पाते हैं कि असल में क्या हुआ होगा। दरअसल कैनी की फेवरेट सोने की मूर्ति लेकर जॉर्ज फ्लाइट में आ रहा था। तब पॉल जॉर्ज को गन पॉइंट पर धमकाता है। बीच हवा में दोनों में लड़ाई हो जाती है, जिस दौरान पॉल ने अपना गन से बाहर शूट किया, जिसकी वजह से फ्लाइट का एक पंख जल गया। इस वजह से वो फ्लाइट क्रैश हुई। अब पॉल और जॉर्ज पैराशूट में बच निकले, लेकिन जब पॉल को पता चला कि जॉर्ज के पास जो सोने की मूर्ति है वो नकली है, तो असली मूर्ति पाने के लिए उसने कैनी के पापा को किडनैप कर लिया और कैनी की माँ को धमकाया कि अगर अपने पति की जान प्यारी है तो असली मूर्ति मेरे हवाले कर दो। फिलहाल वो मूर्ति डिटेक्टिव के पास है, यानी गैबी के पापा के पास, और उस मूर्ति को पॉल के हवाले करके कैनी के पापा को वो रेस्क्यू करने जाते हैं। किडनैपर ने उन्हें जिस लोकेशन पर मूर्ति रखने को कहा था वहाँ रखकर वो चले जाते हैं, लेकिन असल में कुछ दूर पर छुप कर देखते हैं। उन्हें लगा कि इसे उठाने कोई जरूर आएगा और हम उसे पकड़कर सारी असलियत जान पाएंगे। लेकिन दोस्तों उस बॉक्स को उठाने इंसान नहीं बल्कि एक ड्रोन आता है और उसे लेकर उड़ने लगता है। तो डिटेक्टिव और उसका साथी उस ड्रोन का पीछा करते हैं। यहाँ गैबी, टिम और कैनी कार्ल के सिस्टम में देखते हैं कि योगा टीचर की गाड़ी उस पुरानी बिल्डिंग के पास खड़ी हुई है। अब इनको यकीन हो जाता है कि कार्ल जरूर वहीं पर गया होगा, तो तीनों उस बिल्डिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ वो ड्रोन मूर्ति वाले बॉक्स को सही सलामत पॉल के पास पहुंचा देता है और यहाँ टिम की टीम पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाती है जहाँ योगा टीचर की कार खड़ी है। गैबी कार के नीचे जाकर कुछ वायर्स को कट कर देती है। इसी बीच पॉल उस मूर्ति को ले जाकर योगा टीचर को दिखाता है और कहता है कि इसे चेक करके बताओ कि ये असली है या नकली। योगा टीचर कहता है ये तो असली है। पॉल कहता है कि बस अब उन्हें रिलीज कर दो। वो उन दोनों को बेसमेंट में उतारकर रस्सी की सीढ़ी को काट देता है। हाँ दोस्तों, योगा टीचर और असिस्टेंट चौंक जाते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। पॉल कहता है कि मुझे इस मूर्ति के 3 हिस्से नहीं करने, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, तुम लोग मरो अंदर। इस तरह उन्हें वहाँ छोड़कर पॉल मूर्ति लेकर निकल जाता है। बेसमेंट के अंदर कैनी के पापा, जॉर्ज, कार्ल और अब योगा टीचर और उसकी असिस्टेंट है। इसी बीच कार्ल को विजिंग होने लगता है, उसे तुरंत ही इनहेलर की जरूरत होती है। तभी वहाँ पे कैनी आता है तो कार्ल कहता है कि प्लीज, पॉल ने मेरा इनहेलर ऊपर नेट पे डाला था। अब कैनी ऊपर जाकर तुरंत ही नेट से इनहेलर को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक पहुँचता नहीं। वो हाथ और आगे बढ़ा पाता तो दूसरा हाथ फिसल जाता है और वो उस नेट में गिर जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से वो नेट काफी स्ट्रांग होता है दोस्तों, तो वो नीचे नहीं गिरता। जैसे तैसे इनहेलर को लेकर ऊपर चढ़ जाता है और तब ऐन वक्त पर कार्ल को उसका इनहेलर मिल जाता है। उसे 2 बार इनहेल करने के बाद कार्ल की हालत में सुधार होता है। दूसरी ओर गैबी ने कार में जो वायर्स कट किए थे उसकी वजह से स्टीयरिंग एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पॉल उसे लेफ्ट राइट कैसे भी घुमा दे, गाड़ी सीधी जाती है और एक बैनर से टकराकर गाड़ी रुक जाती है। फिर तो पॉल सीधे सोने की मूर्ति को लेकर भागने की कोशिश करता है। इतने में टिम और गैबी वहां पर पहुंच जाते हैं। पॉल जल्दी से छुप जाता है और मौका पाकर मूर्ति लेकर वहां से बचने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पे एक ड्रोन आकर उसके सर से टकराकर उसे नीचे गिरा देता है। दरअसल दोस्तों इस ड्रोन का रिमोट उस बिल्डिंग के बेसमेंट में था जिसे कार्ल कंट्रोल कर रहा होता है। सभी पॉल को गिरते हुए देखकर बड़े हंसते हैं और अब टिम और गैबी को भी पॉल का लोकेशन पता चल जाता है। टिम सीधे उसके पास जाकर उसके हाथ से गिरी हुई वो सोने की मूर्ति उठा लेता है और शुरुआत में
पॉल ने जो फाइट मूवमेंट्स का डेमो दिया था और अब टीम उन्हीं मूवमेंट्स को करके कहता है कि तुमसे बन पड़े तो मेरे हाथ से मूर्ति ले लो। पॉल भी हंसकर उस पे हमला करने जाता है और तब टीम उसके ऊपर से जंप करके पीछे लैंड कर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरू में पॉल ने किया था। पॉल तो चौंक जाता है लेकिन फिर भी वो वापस आकर टिम पर वार करने लग जाता है तो टिम उसे उठाकर दूर पटक देता है जिस तरह पॉल ने टिम के साथ किया था। तब गैबी के पापा और उनकी टीम वहां पर आकर पॉल को अरेस्ट कर लेती है। इस तरह ये केस हो जाता है सॉल्व और फिर एक बहुत ही बढ़िया पार्टी होती है और टीम की पूरी टीम वहां खूब एंजॉय करती है। गैबी के ऑर्केस्ट्रा में बढ़िया परफॉर्मेंस भी होता है। दूसरी ओर योगा टीचर और असिस्टेंट को दिखाते हैं जो कि अब जॉर्ज के साथ है। लगता है दोनों सुधर गए हैं और जॉर्ज के साथ मिलकर वो उस सोने की मूर्ति को किसी सेफ जगह लेकर जा रहे हैं। टिम, कैनी, कार्ल और गैबी पार्टी में मस्त मास एंट्री देते हुए खूब तालियां बटोरते हैं और उनके शर्ट्स पे उनका नाम का पहला अक्षर लिखा होता है यानी TKKG। और इसी मास एंट्री के साथ TKKG नाम की मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी दोस्तों आप बताइए मजा आया कि नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान रखें हमारा। आपका अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।